आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं ना, वो सुनकर आप हंसते हंसते सोच में पड़ जाओगे। इमेजिन करो, एक मंत्री जो खुद को बादशाह अकबर से ज्यादा अक्लमंद मानता है, और वो अकबर के सामने ही बीरबल को सीधी चुनौती दे देता है। अगर तुम इतने समझदार हो तो इस सवाल का जवाब दो जो अब तक कोई नहीं दे पाया। अब बीरबल क्या करेगा? जवाब देगा या अकबर की नाक कट जाएगी? इस कहानी में दिमाग के दंगल के साथ साथ ऐसी मजेदार चालाकियां हैं कि मजा आ जाएगा। आखिर में जो ट्विस्ट है ना, उस पे आप तालियां तो बजाओगे ही, लेकिन बीरबल की सोच को भी सलाम करोगे। एकदम अंत तक सुनना, छोड़ा तो बीरबल आपको सपना में चिढ़ा देगा। और दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एल के मजेदार कहानियां यूट्यूब चैनल में। बीरबल और उस मंत्री की अजीब चुनौती जो खुद को अकबर से ज्यादा बुद्धिमान मानता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने शबाब पर था। हर दिन कोई न कोई नई बहस, अजीब शिकायत या हंसी ठाकों से भरी कोई चतुराई से भरी घटना होती ही थी। और जब तक बीरबल दरबार में मौजूद रहते, दरबार का हर दिन एक किस्सा बन जाता। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। दरबार में अचानक एक नया मंत्री पेश हुआ। नाम था मंत्री चंद्रशेखर। दक्षिण के किसी रजवाड़े से आए थे, एक तेज तर्रार और घमंडी किस्म के विद्वान। सिर पर जरा टेढ़ी पगड़ी, चाल में घमंड और आवाज में अहंकार। जैसे ही उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, उन्होंने एक गहरी झुकाव के साथ अकबर को सलाम किया और फिर बोले, जहां पनाह, आपने तो बीरबल को सबसे चतुर बताया है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे सवाल हल किए हैं जो विद्वान भी छोड़ देते हैं। क्या बीरबल मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तो हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। बताइए, आपकी चुनौती क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, सवाल पूछिए, लेकिन ये याद रहे, जवाब अगर आपको शर्मिंदा कर दे तो बुरा मत मानिएगा। मंत्री चंद्रशेखर ने हाथ उठाया और गर्व से बोले, तो सुनिए मेरी पहली चुनौती। अगर बीरबल इतने चतुर हैं तो मुझे बताएं कि सच क्या होता है। दरबार एकदम शांत हो गया। कुछ दरबारी बोले, ये तो बड़ा दार्शनिक सवाल है। कुछ बोले, इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। लेकिन बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, जवाब मिलेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जवाब कल मिलेगा, पर वो आपको खुद के अनुभव से समझ आएगा। अकबर ने इजाजत दे दी। अगले दिन की चालाकी। अगली सुबह मंत्री चंद्रशेखर को किसी ने बताया कि बादशाह ने उन्हें निजी बाग में आमंत्रित किया है। वो तैयार होकर पहुंचे। बाग में बहुत बड़ा पत्थर रखा था। बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। बीरबल बोले, मंत्री जी, इस पत्थर को उठाकर इस चौक तक लाइए। मंत्री ने ताज्जुब से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि आपने पूछा था। सच क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन इस पत्थर को पहले वहां तक ले जाइए। मंत्री ने जैसे तैसे पत्थर उठाया। पसीना पसीना होकर जब वो चौक तक पहुंचे तो बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, अब बताइए, क्या ये पत्थर भारी था? मंत्री थका हुआ बोला, बहुत भारी था। बीरबल झुककर पत्थर के नीचे से एक लकड़ी निकाली और कहा, ये रही उस पत्थर को उठाने की छड़ी। अब उठाकर देखिए। पत्थर हल्का हो गया। मंत्री हैरान। बीरबल बोले, मंत्री जी, यही सच है। जब आप अपने अनुभव से कुछ महसूस करते हैं, वो सच होता है। और जब सही साधन मिलते हैं तो वही सच आसान लगने लगता है। सच एक अनुभव है, बहस नहीं। दरबारियों ने तालियां बजा दीं।
अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी क्या आपको जवाब मिला? मंत्री चुप, लेकिन अहंकार अभी गया नहीं था। ठीक है बीरबल, मंत्री बोले, ये तो समझदारी थी। लेकिन अगला सवाल इससे भी मुश्किल है। दूसरी चुनौती किसका काम ज्यादा जरूरी है? मंत्री ने पूछा। बीरबल, दरबार में इतने सारे लोग हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ आदेश देते हैं, कुछ खाना पकाते हैं, कुछ जमीन नापते हैं। बताइए किसका काम सबसे ज्यादा जरूरी है? बीरबल ने कहा, इसका जवाब मैं आज नहीं परसों दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि उस दिन आप पूरे दरबार में सबसे आखिरी में भोजन करें। मंत्री बोले, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योजना की चाल। 2 दिन बाद बीरबल ने दरबार की रसोई में सभी से कहा, मंत्री जी को आखिरी में खाना देना है, लेकिन जो बर्तन उन्हें दिया जाए उसमें केवल नमक और उबली रोटी हो। शाम को मंत्री जब खाने बैठे तो सामने सिर्फ एक थाली थी, रोटी और नमक। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है? बाकी सभी को शाही दावत मिली और मुझे ये? बीरबल आगे आए और बोले, आपने पूछा था किसका काम ज्यादा जरूरी है। आज अगर रसोइया न होता तो आप भूखे रहते। अगर सेवक न होता तो थाली नहीं आती। हर छोटा बड़ा काम जरूरी है। पद से नहीं, जरूरत से अहमियत बनती है। मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं आती, समझ से आती है। तीसरी और अंतिम चाल, अगर मैं तुमसे ज्यादा चतुर हूं तो मैं बीरबल बन सकता हूं, है ना? अब मंत्री ने आखिरी बार कहा, अगर मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं तो क्यों न मैं बीरबल बन जाऊं? अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, क्या मंत्री को तुम्हारी जगह दी जाए? बीरबल बोले, जरूर दीजिए, लेकिन मंत्री जी को एक दिन दरबार में बीरबल बनकर बैठना होगा, बिना किसी को बताए कि वो मंत्री हैं। जो भी दरबारी उनसे बात करेगा उसे लगना चाहिए कि वो बीरबल हैं। अकबर ने शर्त मान ली। मंत्री की बेइज्जती। अगले दिन मंत्री बीरबल की वेशभूषा में दरबार में बैठे। पहला सवाल आया, हुजूर, मेरी भैंस पड़ोसी के खेत में घुस गई है, लेकिन वो कहता है वो भैंस उसकी है। क्या करूं? मंत्री बोले, भैंस खींच लाओ, बात खत्म। दरबार में हंसी फूट पड़ी। असली बीरबल ने कहा, अब बताइए मंत्री जी, बीरबल बनना आसान था। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ताज पहनने से कोई राजा नहीं बनता और पगड़ी पहनने से बीरबल नहीं। अंत सबक और विनम्रता। मंत्री चंद्रशेखर खड़े हुए, सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आज मुझे समझ आया कि बुद्धि केवल सवालों के जवाब देने में नहीं, इंसानों की बात समझने में है। बीरबल सच में आपके ताज के सबसे चमकते नगीने हैं। अकबर बोले, अब मंत्री जी समझदार बन ही गए हैं तो मैं उन्हें बीरबल की मदद करने की इजाजत देता हूं, लेकिन तभी जब बीरबल को खुद जरूरत लगे। सब दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कराकर मंत्री को गले लगा लिया। सीख, जो खुद को सबसे समझदार समझता है उसे पहले बीरबल से मिलना चाहिए। अगली नई कहानी, बीरबल और वो आदमी जो बिना बोले दरबार को हंसाने की चुनौती लेकर आया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज दरबार में गर्मियों की एक सुस्त दोपहर थी। लाल किले के दीवाने खास में पंखे झलते जा रहे थे और दरबारियों की आंखें बार बार झपक रही थीं। कोई खास मसला न होने के कारण दरबार भी कुछ फीका सा लग रहा था।
अकबर खुद अपने आसन पर ऊबते हुए बैठे थे। तभी दरबान ने आकर सूचना दी, हुजूर, एक अजनबी दरबार में उपस्थित होना चाहता है। कहता है कि वो बिना कुछ बोले पूरे दरबार को हंसाने आया है। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची की और बोले, क्या कहा? बिना बोले और हंसाएगा? उसे अंदर लाओ। कुछ ही क्षणों में एक अधेड़ उम्र का आदमी दरबार में दाखिल हुआ। रंग सांवला, चेहरा शांत, सिर पर नीली पगड़ी, आंखों में चमक, पर मुंह से एक शब्द नहीं। उसने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराया। अकबर ने दोबारा कहा, तुम कुछ बोलोगे नहीं? उसने सिर हिलाकर नहीं का इशारा किया। बीरबल, जो एक कोने में बैठे अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे, उन्होंने दिलचस्पी से उस आदमी को देखा और धीमे से मुस्कराए। चुनौती की गंध उन्हें साफ आने लगी थी। अकबर ने कहा, ठीक है, दरबार की इजाजत है। यदि तुम बिना बोले हमें हंसा सको तो इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुए तो एक दिन के लिए रसोई में झाड़ू लगानी पड़ेगी। दरबारी हंसे। कुछ ने ठहाका लगाया, बिना बोले हंसाना, ये कोई जोकर समझता है क्या? लेकिन वो अजनबी शांत था। उसने अपने कमरबंद से 3 अजीब चीजें निकाली, एक टूटी हुई चप्पल, एक नकली नाक और एक छोटा शीशा। अब शुरू हुआ मूक तमाशा। मूक तमाशा, हंसी की चतुर परतें। सबसे पहले उस आदमी ने अपनी एक आंख बंद की, नकली नाक लगाई और टूटी चप्पल को मुंह से चूमने की एक्टिंग करने लगा। दरबार में कुछ हंसी की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। फिर उसने चप्पल को शीशे में घुमाकर देखने का अभिनय किया और अचानक शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से रोने जैसा चेहरा बना लिया, लेकिन आवाज नहीं, बस आंखें नचाकर, होंठ सिकोड़कर ऐसा रूप बनाया जैसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा उसे चप्पल से मिला हो। बीरबल की हंसी छूट गई। वो समझ चुके थे, ये आदमी व्यंग्य की भाषा बोल रहा था, बिना बोले। फिर उस अजनबी ने दरबार की ओर देखा और नकली नाक को उंगलियों से पकड़कर हर बार किसी खास दरबारी की ओर इशारा करते हुए हंसी का संकेत देने लगा, जैसे किसी की नकली शान दिखा रहा हो। अब तो दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन सबसे मजेदार मोड़ अभी बाकी था। उसने एक बार फिर चप्पल उठाई और खुद को ही मारने लगा, बिना गुस्से के, बिना आवाज के। चेहरा ऐसा जैसे कोई अपराध स्वीकार रहा हो। और फिर उसने उसी चप्पल को सिर पर ताज की तरह रख लिया। पूरा दरबार हंसी में लोटपोट हो गया। अकबर भी ठहाका मारकर हंसे और बोले, वाह, तुम तो बिना बोले शब्दों से ज्यादा कह गए। लेकिन अब बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अब असली मजा तब आएगा जब हम समझेंगे कि ये हंसी सिर्फ तमाशा नहीं, एक बहुत गहरी बात कह रही थी। बीरबल की चीरफाड़, बिना बोले दिए गए कटाक्ष। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस आदमी की चप्पल असल में जनता है, टूटी हुई, फिर भी सबसे काम की। नकली नाक दरबारियों का दिखावा है, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भीतर कुछ नहीं। और शीशा, वो समाज का आईना है जिसमें देखकर रोया जा सकता है, हंसा नहीं जा सकता। सारे दरबारी जो अभी हंस रहे थे, अब सोच में पड़ गए। बीरबल आगे बोले, और जब इसने खुद को चप्पल से मारा, वो असल में हम सभी पर कटाक्ष था। हम खुद को इतना विद्वान समझते हैं, पर असलियत में खुद से ही लड़ रहे होते हैं। अकबर मुस्कराए, तो तुम कह रहे हो कि ये आदमी एक दार्शनिक है, विदूषक नहीं? बीरबल बोले, यही तो कमाल है जहांपनाह, आज इसने साबित किया कि जब दुनिया शब्दों से ऊब जाती है तो इशारों में भी तलवार छुपी होती है।
रहस्य खुला। वो आदमी कौन था? अकबर ने अब उस आदमी से पूछा। हमें बताओ, तुम कौन हो? उसने जेब से एक कागज निकाला। उसमें लिखा था, मेरा नाम है वाचाहीन। मैं एक कलाकार था। एक दिन मेरी आवाज चली गई, लेकिन मेरी बात नहीं। मैंने सोचा, अगर जिंदगी ने मुझसे बोलने की ताकत छीन ली तो क्या मैं अपनी बात कहना छोड़ दूं? नहीं। मैंने खुद को इशारों में ढाला, हंसी में बदला और दुनिया को सुनने से ज्यादा देखने की कला सिखाई। दरबार शांत था, अब तक की हंसी गहराई में बदल चुकी थी। अकबर ने उठकर तालियां बजाईं और बोले, वाचाहीन, तुम्हारी कला हमारे दरबार में अमर हो गई है। आज तुमने दिखा दिया कि बोलने वाला ही सबसे बड़ा नहीं होता, समझाने वाला बड़ा होता है। और फिर उन्होंने ऐलान किया, इस कलाकार को हमारे राजकीय कलाकारों में विशेष स्थान दिया जाए। बीरबल की सिफारिश पर हर महीने एक मूक दिवस मनाया जाएगा, जहां सिर्फ हाव भाव से बात की जाएगी, ताकि सब जाने मौन भी भाषा है। आखिरी दृश्य, चुप्पी का जादू। उस दिन के बाद जब जब कोई दरबारी घमंड में फूला होता, बीरबल चुपचाप एक चप्पल दिखा देते और सब समझ जाते। हंसने और समझने का फर्क अब हमें पता है। वाचाहीन का नाम पूरे शहर में फैल गया। बच्चे उसकी नकल करने लगे और बूढ़े उसे देखकर मुस्कराने लगे। और बीरबल, वो अकबर से बोले, जहां पनाह, कुछ बातें इतनी सटीक होती हैं कि अगर हम उन्हें कह दें तो उनका असर कम हो जाता है। आज की हंसी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। यही असली कला है। सीख, शब्द जरूरी नहीं होते अगर आपके हाव भाव में सच्चाई हो। और हंसी, वो सबसे गहरी बात कह सकती है जब वो मौन में बहे। अगली नई कहानी, बीरबल और वो कैदी जिसने जेल से भागने के लिए खुद को ही गुम कर दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का राजकाज अपने चरम पर था और दिल्ली के किले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक सुबह सुरक्षाधिकारियों ने आकर दरबार में खलबली मचा दी। सुरक्षा प्रमुख हांफते हुए दरबार में आया और सीधे अकबर के सामने झुकते हुए बोला, हुजूर, एक अजीब घटना घट गई है। किला कारागार से एक कैदी अचानक गायब हो गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैदी भाग गया? और चौकसी के बावजूद? नहीं हुजूर, सुरक्षाधिकारी बोला, दरअसल कैदी तो है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि वो वही है या नहीं। वो कहता है कि वो नहीं है। और सबसे अजीब बात, उसकी शक्ल हूबहू उसी गायब हुए कैदी जैसी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी आंखें संकरी की। क्या मतलब? वो व्यक्ति जेल में है, लेकिन कह रहा है कि वो वही नहीं है। जी, सुरक्षा प्रमुख बोला, और उसके पास ऐसा कोई चिन्ह, नाम या जानकारी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह वही है जो पहले बंद था। हमारे पास जो रजिस्टर है उसमें उसका नाम, हुलिया और जुर्म सब लिखा है, लेकिन वह हर सवाल पर बस एक ही बात कहता है, मैं गलत इंसान हूं। अकबर ने सिर हिलाया और बोला, बीरबल, ये तुम्हारे समझदारी का मामला है। जाकर देखो क्या माजरा है। जेल में पहली मुलाकात। अगली सुबह बीरबल दिल्ली किले की जेल पहुंचे। वहां उन्हें एक हष्टपुष्ट, शांत चेहरा वाला आदमी मिला जो चुपचाप जमीन पर बैठा था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों बंद किया गया? मुझे नहीं पता। जब आंख खुली तो मैं यहीं था। बीरबल मुस्कराए, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है? बिल्कुल नहीं।
न नाम, न गांव, न जुर्म। मैं तो यहां गलती से आ गया हूं। बीरबल ने जेलर को बुलाया और रजिस्टर मांगा। उसमें साफ लिखा था, नाम रामनाथ, गांव हसनपुर, जुर्म गांव के मंदिर से चांदी की मूर्ति चोरी करना, पकड़े जाने का समय 2 हफ्ते पहले, सबूत चोरी के वक्त पकड़ा गया, चांदी की मूर्ति उसी की थैली से बरामद हुई। बीरबल ने सिर खुजलाया। तो 2 हफ्ते पहले ये व्यक्ति पकड़ा गया था और अब अचानक इसे याद नहीं कि ये कौन है। जेलर बोला, जी पहले दिन वो पूरी तरह सामान्य था, लेकिन चौथे दिन से धीरे धीरे वो चुप रहने लगा। फिर अचानक एक सुबह बोला, मैं रामनाथ नहीं हूं। बीरबल समझ गए ये कोई चाल है। बीरबल की पहली परीक्षा, पहचान की उलझन। बीरबल ने दरबार में लौटकर पूरा मामला सुनाया। अकबर बोले, क्या ये हो सकता है कि ये कोई और व्यक्ति हो? असली कैदी भाग गया हो और ये कोई दूसरा हो? बीरबल बोले, संभव तो है, लेकिन जब तक हम प्रमाण न पाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसने खुद को गुम कर दिया है, अपने नाम, पहचान और इतिहास से। लेकिन ये भूल गया कि बीरबल जैसे लोग गुम नहीं होते। अकबर मुस्कुराए। तो क्या योजना है? एक जाल बिछाना होगा जहां इसकी याददाश्त की असलियत सामने आए। बीरबल की योजना, खोई याद के इर्द गिर्द। बीरबल ने अगले दिन उसी कैदी से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कैदी के सामने एक नया व्यक्ति लाकर खड़ा कर दिया और कहा, ये है तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन। इसे देखते ही तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी। कैदी ने उसे देखा और बोला, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो, ये तुम्हारा भाई नहीं है। लेकिन तुमने साफ साफ इसे नकारा, तो तुम्हें झूठ की पहचान है। इसका मतलब तुम सब जानते हो, सिर्फ मान नहीं रहे हो। कैदी चुप। अब बीरबल ने अगला वार किया। उन्होंने कहा, अच्छा, हम मान लेते हैं कि तुम रामनाथ नहीं हो, तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन शर्त यह है, जैसे ही कोई दूसरा अपराधी सामने आएगा, तुम्हें उसके जुर्म की सजा काटनी होगी। तैयार हो? कैदी चौंका। क्यों? मैं क्यों किसी और की सजा भुगतूं? बीरबल बोले, तुम्हें तो याद ही नहीं कि तुम कौन हो। इसलिए अब से तुम सरकारी नामहीन हो और तुम्हारा उपयोग किसी भी अपराध के लिए किया जा सकता है। देश में जितने अपराध होंगे, हम एक एक दिन तुम्हारे हिस्से डालेंगे। कैदी की आंखें फैल गईं। माथे पर पसीना आ गया। नहीं, ये तो अन्याय है। बीरबल मुस्कराए। तो अन्याय समझ आता है, लेकिन अपना नाम याद नहीं। अब बताओ तुम कौन हो? कैदी ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह बुदबुदाया, रामनाथ। मेरा नाम रामनाथ है। मैं ही हूं जिसने मंदिर से मूर्ति चुराई थी। पूरा सच सामने आ गया। दरबार में पर्दा उठा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सारी बात रखी। अकबर बोले, तो उसने जानबूझकर अपनी पहचान खोने का नाटक किया। बीरबल बोले, जी ये नया तरीका था, गायब होना बिना भागे। शरीर यहीं, लेकिन नाम, पहचान, इतिहास सब मिटा दिए। सोचिए, अगर ऐसा चलन बन जाए तो हर अपराधी खुद को गायब करके जेल में कानून को चकमा देगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि चतुराई केवल चाल में नहीं, उसके जवाब में होती है। उस कैदी को सजा दी जाए, और इस नाटक के लिए दोगुनी। एक नई सजा, दिमागी सिखावन। बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, मेरी राय में कैदी को 2 हफ्ते नामहीन बैरक में रखा जाए।
वहां उसे हर दिन एक नई पहचान दी जाए, कभी बूटपालक, कभी रसोइया, कभी कवि। जब तक वो खुद से कहे मुझे मेरा असली नाम चाहिए, तब तक उसका नाम नहीं लिखा जाए। अकबर ने जोर की हंसी हंसी और कहा, तुम तो इंसान का दिमाग खोल देते हो बीरबल। सजा मंजूर है। अंत का संवाद। कुछ दिन बाद बीरबल ने कैदी से पूछा, अब बताओ खुद को गुम करके क्या पाया। कैदी बोला, सिर्फ एक चीज की पहचान गुमाना आसान है, लेकिन ज़मीर से भागना नहीं। बीरबल मुस्कराए, बस यही समझना था। कभी कभी सबसे बड़ी भागदौड़ वो होती है जहां इंसान खुद से भागता है, लेकिन बीरबल जैसा कोई वहां आईना ले आता है। अगली नई कहानी। बीरबल और उस पंडित की चुनौती जिसने दरबार में झूठ को सच साबित कर दिया। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर का दरबार जैसे ही शुरू हुआ, बाहर पहरेदारों में खलबली मच गई। दरवाजे पर एक शानदार जटाजूटधारी पंडित केसरिया वस्त्रों में ऊंचे स्वर में घोष करता हुआ आया, मुझे सम्राट से मिलना है। मेरे पास ऐसा ज्ञान है जो झूठ को भी सच बना सकता है। पहरेदारों ने बात को मजाक समझा, लेकिन उसकी भाषा और आत्मविश्वास देखकर उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे देखा और बोले, पंडित जी, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से दरबार आए हैं। पंडित ने अपनी जटाओं को पीछे किया, मुस्कराया और बोला, महाराज, मैं दक्षिण भारत के तथ्य तिरोहित मठ का महापंडित अंबिकानंद हूँ। मैंने वेदों, पुराणों और तर्कशास्त्रों में ऐसी सिद्धि पाई है कि मैं किसी भी झूठ को शास्त्र सम्मत तरीके से सच साबित कर सकता हूँ। दरबार में हंसी की हल्की फुहारें चलीं, लेकिन अकबर को रुचि हुई। अच्छा, तो क्या तुम किसी भी झूठ को सच साबित कर सकते हो। बिल्कुल महाराज। बीरबल उस दिन चुपचाप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अकबर ने कहा, तो ठीक है पंडित जी, हम आपको एक सप्ताह का समय देते हैं। आप एक ऐसा झूठ तैयार कीजिए जिसे आप हमारे दरबार में हमारे विद्वानों और मंत्रियों के सामने सच साबित कर सकें। अगर आप सफल हुए तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, और असफल हुए तो आपको सार्वजनिक रूप से झूठा घोषित किया जाएगा। पंडित ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और चला गया। सप्ताह भर बाद दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि यह पंडित आखिर क्या करने वाला है। बीरबल आज भी चुप था, मानो कोई रहस्य जानता हो। पंडित ने मंच पर खड़े होकर अपनी कथावाचन की मुद्रा में कहा, हे सम्राट, हे विद्वान जन, आज मैं एक सच्चा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक आदमी ने अपनी मृत्यु के बाद अपने घर लौटकर अपनी विधवा पत्नी से यह पूछा कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं, और उसकी पत्नी ने चप्पलें लाकर दे दी। तब उस मृत व्यक्ति ने चप्पलें पहनकर यमराज के पास वापस जाकर कह दिया कि मुझे अभी मरना नहीं है, मेरी चप्पलें भी यहीं थीं, और यमराज ने उसे छोड़ दिया। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने कहा, पंडित जी, ये तो सरासर कल्पना है। कोई मृत व्यक्ति मरने के बाद घर वापस कैसे आ सकता है। पंडित ने तर्क प्रस्तुत करना शुरू किया। महाराज, वेदों में लिखा है, मनसा कल्पिता वस्तु सत्यमेव जायते, अर्थात जो हम सोचते हैं वही सत्य बनता है। जब कोई मनुष्य दृढ़ विश्वास से कल्पना करता है तो वह ब्रह्मांड की चेतना को प्रभावित करता है। मृत्यु स्थिर नहीं है, चेतना में प्रवाह है। उसने मंत्रों के उदाहरण दिए, उपनिषदों के संदर्भ दिए और इतनी जटिल बातें कहीं कि दरबार के आधे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक दरबारी बोला, पंडित जी तो सचमुच ज्ञानी हैं। उन्होंने तो मृत व्यक्ति की वापसी को भी तर्क से समझा दिया। बीरबल मुस्कराया। वह अब तक शांत था।
उसने धीरे से खड़े होकर कहा, महाराज, क्या मैं पंडित जी से 2 प्रश्न पूछ सकता हूं? जरूर, अकबर ने कहा। बीरबल बोला, पंडित जी, क्या उस मृत व्यक्ति की पत्नी ने भी उसकी मृत्यु देखी थी? पंडित मुस्कराया, बिल्कुल। और क्या उसने शव को अग्नि दी? हाँ, पूरी विधि विधान से। बीरबल मुस्कराया, तो फिर पंडित जी, जो चप्पलें उसने पहनी वे किसकी थीं? पंडित चौंका। बीरबल आगे बोला, उसकी चप्पलें तो चिता में जल चुकी थीं। तो क्या वो यमलोक से किसी और की चप्पलें चुराकर आया था? पूरा दरबार हंसी से गूंज गया। बीरबल फिर बोला, पंडित जी, कल्पना और तर्क का खेल केवल तब तक चल सकता है जब तक कोई उसमें छेद न करे। आप झूठ को तर्क से सच बना सकते हैं, पर बीरबल झूठ में तर्क से छेद करना जानता है। पंडित बुरी तरह बौखला गया। यह सब वेदों का अपमान है। बीरबल बोला, नहीं पंडित जी, ये वेदों का सम्मान है, क्योंकि वेद तर्क, प्रश्न और विचारों के लिए हैं, अंधविश्वास के लिए नहीं। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि का जवाब कोई जादू या भ्रम नहीं दे सकता। पंडित जी, आप पर अब दरबार में झूठ फैलाने का आरोप तय होता है। पंडित सिर झुकाकर लौट गया। दरबार समाप्त हुआ। लेकिन उसी रात बीरबल को एक अजीब चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आपने आज एक झूठ को बेनकाब किया, लेकिन अगली बार झूठ खुद आपको सच बना देगा। मिलिए उस आदमी से जो बिना बोले पूरी सच्चाई कहता है। अगली नई कहानी। बीरबल और बेतु की घोषणाएं करता नगर सूचक, जिसकी चुनौती से पूरा राज्य हिल गया। एक बार की बात है, मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब अकबर के दरबार में न्याय और बुद्धि की मिसालें रोज कायम होती थीं, तभी एक ऐसा मामला उठा जिसने न सिर्फ बादशाह को हैरान किया, बल्कि पूरे राज्य को उलझन में डाल दिया। सब कुछ शुरू हुआ नगर सूचक की एक विचित्र घोषणा से। नगर सूचक वो व्यक्ति होता था जिसे खास तौर से नगर के बड़े सार्वजनिक संदेशों की घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया था। चाहे युद्ध का ऐलान हो या त्योहारों की छुट्टी, वही शाही संदेश को पूरे नगर में ढोल और नगाड़ों के साथ लोगों तक पहुंचाता था। पर इस बार जो हुआ वो अकल्पनीय था। नगर सूचक, जिसका नाम था घनश्याम भोंपू, अचानक एक सुबह शाही आदेश की तरह ऐलान करने लगा, सुनो, सुनो, कल से हर व्यक्ति अपने घर के दरवाजे को उल्टा लगाएगा, ऊपर नीचे की जगह नीचे ऊपर होगा। यह है बादशाह का आदेश। लोग चौंके, कुछ ने हंसकर टाल दिया, कुछ ने डर के मारे दरवाजे पलट दिए। कई दरबारी भी असमंजस में आ गए। घनश्याम भोंपू की आवाज 2 दिन बाद फिर गूंजी, कल से हर आदमी दिन में सोएगा और रात में खेत जोतेगा। यही है राजाज्ञा। अब शहर भर में खलबली मच गई। किसान, व्यापारी और सेवक सब भ्रमित थे। कुछ सच मानकर तैयारी में जुट गए, कुछ इस नई राजाज्ञा की सत्यता जानने दरबार दौड़े। बादशाह अकबर तक यह शिकायतें पहुंची तो वो पहले तो हंसे, फिर माथा पकड़ लिया। ये आदमी आखिर कर क्या रहा है? हमने तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस भोंपू को समझ सकूं। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल उस दिन सीधे नगर के चौराहे पर पहुंचे, जहां घनश्याम अपनी तीसरी घोषणा की तैयारी में था। वो चिल्लाया, सुनो, अब से हर स्त्री केवल बाएं पैर से ही दरवाजा लांघेगी और हर पुरुष सिर्फ दाएं हाथ से ही सलामी देगा, वरना उसे पागल समझा जाएगा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी बीरबल सामने आए और बोले, घनश्याम भोंपू, ये सब घोषणाएं किसके आदेश से हो रही हैं?
भोंपू ने सीना तानते हुए कहा, राजाज्ञा है ये। मैं केवल प्रचार कर रहा हूं। पर राजा ने तो कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। तो फिर लोग मान क्यों रहे हैं? यदि जनता पालन कर रही है तो आदेश अपने आप वैध हो जाता है। यह बात सुन बीरबल ठिठक गए। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह कोई साधारण मूर्खता नहीं, कोई गहरी चाल थी। दरबार में पेशी। अगले दिन घनश्याम भोंपू को दरबार में तलब किया गया। अकबर ने गुस्से से पूछा, किसके आदेश से तुम ये बेतुकी घोषणाएं कर रहे हो? जहां पनाह, मेरी घोषणाएं भले ही आपकी तरफ से न हो, लेकिन प्रजा उनका पालन कर रही है। मैं सिर्फ जनता के व्यवहार को दिशा दे रहा हूं। अगर लोग मान लें तो बात सच हो जाती है। यह दलील सुन दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कराए। तो घनश्याम जी, आप यह कह रहे हैं कि अगर झूठ पर लोग विश्वास कर लें तो वह झूठ नहीं रह जाता? बिल्कुल। मेरा मानना है कि कोई भी बात अगर उसे पर्याप्त लोग सच मान लें तो वो सच बन जाती है। बहुत बढ़िया, बीरबल बोले, तो आज से हम सब मान लेंगे कि आप महिला हैं। क्योंकि अगर हम सब आपको महिला कहें तो आपके अनुसार आप सच में महिला बन जाएंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। यह कैसा मजाक है? घनश्याम भोंपू चिल्लाया। नहीं, ये मजाक नहीं, आपकी ही बात का अनुप्रयोग है, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। आपकी घोषणा के अनुसार हम अब आपको नारी वेश में देखना चाहेंगे, वरना ये झूठ रहेगा और आपकी सभी घोषणाएं झूठी मान ली जाएंगी। घनश्याम भोंपू बौखला गया। उसने कहने की कोशिश की कि उसने ऐसा मजाक में कहा था, पर बीरबल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आपकी हर बात का असर समाज पर पड़ रहा है। कोई व्यक्ति अगर राजाज्ञा का झूठा प्रचार करे तो वो सिर्फ अफवाह नहीं फैलाता, वो व्यवस्था को तोड़ता है। आपको झूठ को सच में बदलने की जो सनक है, उसकी सजा व्यवस्था तय करेगी, कानून नहीं। एक अप्रत्याशित सजा। अकबर ने कहा। बीरबल, क्या आप कोई अनोखी सजा सुझाना चाहेंगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर यह व्यक्ति मानता है कि झूठ को बार बार कहने से वो सच हो जाता है तो इसकी सजा भी वैसी ही होगी। बीरबल ने नगर में घोषणा करवाई कि अब से घनश्याम भोंपू को पूरे नगर में हर रोज ये घोषणा करनी होगी, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ और मैंने राज्य को भ्रमित किया। यह घोषणा उसे लगातार 40 दिन करनी होगी, हर चौराहे पर, हर दोपहर, नगाड़ों के साथ। शुरू के दिनों में लोग मजा लेने आए, फिर धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। पर 35वें दिन तक आते आते घनश्याम खुद रोने लगा। मैंने केवल मजा लिया था, मैं लोगों की सोच की परीक्षा लेना चाहता था। बीरबल ने उसे क्षमा दिलाने की सिफारिश की, लेकिन एक शर्त पर, वो अब केवल वही घोषणाएं करेगा जो शाही फरमान हो, और हर हफ्ते स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाएगा कि हर शोर सच नहीं होता। घनश्याम ने सिर झुका लिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और अदालत का वो दिन जब सबने सच बोलना छोड़ दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सुबह से ही चहक रहा था। दीवाने खास में गूंजती मंत्रणाएं, पंखों से हवा करते सेवक और बहस मुबाहिसों की गंभीरता में लिपटे राजकीय सलाहकार। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बादशाह के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर शांत, पर निगाहें तेज और चौकस। दरबार में एक व्यक्ति आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी वेशभूषा से वह कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा था। गले में पंडितों जैसा जनेऊ, माथे पर तिलक, पर चेहरा ऐसा जो विद्वता नहीं बल्कि कोई चाल छुपाए बैठा हो। हुजूर, उस व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, मैं हूँ पंडित नवरत्न मिश्र, पूर्वजन्मों से सत्य की साधना करने वाला।
आज आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूं, झूठ को सच साबित करने की चुनौती। अकबर की भौहें चढ़ी, बीरबल की आंखें सिकुड़ी। झूठ को सच, अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं जहांपनाह, पंडित बोला, अगर मैं साबित कर दूं कि झूठ भी परिस्थितियों में सच बन सकता है, तो क्या आप मुझे अपने दरबार का एक पद देने का वादा करेंगे? बीरबल ने बीच में कहा, जहांपनाह, यह बात गंभीर है। एक बार अगर झूठ को स्वीकार कर लिया गया तो पूरा राज्य भ्रम में पड़ सकता है। अकबर मुस्कराए, तो फिर बीरबल, यही तो असली चुनौती है। अगर यह पंडित झूठ को सच साबित कर दे तो क्या तुम उसकी बात को गलत साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया, जहांपनाह, मुझे एक दिन दीजिए। पहला दिन, झूठ की पहली परत। अगले दिन दरबार में पंडित नवरत्न एक बड़ी सी किताब लेकर आया। उसका कहना था कि इस किताब में प्राचीन वेदों से उद्धरण हैं जो उसकी बात को सही साबित करेंगे। उसने पहला झूठ कहा, पृथ्वी गोल नहीं, चपटी है। कई दरबारी हंस पड़े, लेकिन पंडित बोला, यह ऋग्वेद के अनुसार है। और उसने संस्कृत की एक जटिल पंक्ति पढ़ी जिसे कई लोग समझ नहीं पाए। दरबार में कुछ भ्रम फैल गया। अगर यह बात ग्रंथों में है तो क्या यह सच नहीं हो सकती? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, क्या मैं पूछ सकता हूं, आपकी यह वेद की प्रति कहां से आई? पंडित बोला, मुझे यह काशी के एक पुराने ऋषि ने दी। अद्भुत, बीरबल बोला, तो क्या आप उन ऋषि का नाम बता सकते हैं? स्वामी चंद्रानंद। बीरबल ने एक आदेश भेजा, काशी से किसी चंद्रानंद नामक ऋषि के होने की पुष्टि करवाई जाए। दूसरा दिन, झूठ को मान्यता। अब पंडित ने दूसरी घोषणा की। गाय 4 नहीं, 8 पैरों वाली होती थी प्राचीन काल में। अब की बार दरबार में हंसी नहीं थी, बस एक असहज मौन। पंडित ने एक चित्र निकाला जिसमें 8 पैरों वाली गाय थी, स्पष्ट रूप से किसी कलाकार द्वारा बनाई गई छवि। यह प्रमाण है, पंडित बोला, पुरातन ग्रंथों से प्राप्त चित्र। कुछ दरबारी बोले, अगर प्रमाण है तो हम क्या कह सकते हैं? बीरबल ने धीरे से पूछा, पंडित जी, क्या ये चित्र आपने खुद बनाया? नहीं, पंडित ने झूठ बोला, यह मुझे नालंदा के एक पुस्तकालय से मिला। बीरबल ने मुस्कुराकर चित्र लिया और उसे गौर से देखा। नीचे लिखा था, चित्रांकन नवरत्न मिश्र, वर्ष 1556। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने कहा, कभी कभी झूठ अपने ही हस्ताक्षर से सच उजागर कर देता है। तीसरा दिन, झूठ का पतन। अकबर ने आदेश दिया कि अब आखिरी दिन पंडित अपनी सबसे बड़ी घोषणा करे। अगर वह भी झूठी सिद्ध हुई तो दरबार से निष्कासित किया जाएगा। पंडित ने ऐलान किया, जहांपनाह अकबर, आप बादशाह नहीं हैं। बीरबल ही गुप्त रूप से सत्ताधारी हैं। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर चुप, बीरबल मुस्कराए। पंडित ने कहा, मैं यह साबित कर सकता हूं। पिछले 1 साल में बीरबल के कहे हर निर्णय को आपने स्वीकार किया है। सभी घोषणाएं बीरबल की सलाह पर आधारित थीं। यही प्रमाण है। बीरबल उठे और बोले, पंडित जी, मैं मानता हूं कि मैंने निर्णयों में योगदान दिया है, पर क्या कोई प्रमाण है कि जहांपनाह ने कोई भी निर्णय मेरे बिना नहीं लिया? पंडित चुप रहा। बीरबल ने एक दरबारी को संकेत किया। उसने एक मुहरबंद पत्र अकबर को दिया। अकबर ने कहा, यह पत्र मैंने 3 महीने पहले खुद लिखा था, अपने एक गुप्त निर्णय के लिए, जिसमें बीरबल को जानकारी तक नहीं दी गई थी। यह प्रमाण है कि सत्ता मेरे पास ही है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सच और झूठ का खेल। बीरबल आगे बोले,
पंडित जी, आपने झूठ को सच की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की, पर झूठ में एक कमजोरी होती है, वह देर तक टिकता नहीं। वह या तो अपने शब्दों में फंसता है या समय की रोशनी में पिघल जाता है। पंडित ने सिर झुका लिया। अकबर बोले, पंडित जी, आप विद्वान हो सकते हैं, पर इस दरबार में झूठ को राजकीय दर्जा नहीं मिलेगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए जोड़ा, और जो सच है उसे साबित करने के लिए किसी किताब या चित्र की नहीं, बस ईमान की जरूरत होती है। अगली नई कहानी। बीरबल और दरबार में घुस आया वो संगीतकार जो हर सुर को गलत बजाता था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी चिरपरिचित गरिमा और वैभव के साथ चल रहा था। आम दरबारियों से लेकर दूरदराज के रईसों तक सभी इस दिव्य सभा में भाग लेने आए थे। राजदरबार में गंभीर चर्चा चल रही थी कि अचानक एक अजीब सी ध्वनि पूरे दीवाने खास में गूंज उठी, एक विचित्र, बेसुरी और कान फाड़ देने वाली बांसुरी की आवाज। बादशाह अकबर की भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन है जो हमारे संगीत में जहर घोल रहा है? उन्होंने गुस्से में पूछा। दरबान भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक संगीतकार आया है, नाम बताता है रागपुंज रामनाथ। कहता है कि उसकी धुनें इतनी नई हैं कि पुराने सुर खुद उसे समझने में असमर्थ हैं। अकबर मुस्कुराए, अजीब बात है, बुलाओ उसे। और बीरबल, तुम भी यहीं रहो। मुझे लगता है ये आदमी कुछ ज्यादा ही सुरों का पिटारा लेकर आया है। रागपुंज रामनाथ का आगमन। वह आदमी लंबा, दुबला और बेतरतीब पोशाक में था, कपड़े रंग बिरंगे, सिर पर 3 तरफ से फटी हुई पगड़ी और कंधे पर लटकती एक टूटी सी बांसुरी। उसने झुककर सलाम किया और अकबर की आंखों में आंखें डालकर बोला, हुजूर, मैं आया हूं राजदरबार को नए सुरों से परिचित कराने। पुराने राग अब बूढ़े हो गए हैं, उनमें वो आग नहीं रही। मैं संगीत में क्रांति लाया हूं। बीरबल ने हंसी रोकी, लेकिन धीरे से बोला, संगीत में क्रांतियां कानों में शूल। रामनाथ ने उसकी बात अनसुनी की और बांसुरी को होठों से लगाया। जो ध्वनि निकली, उसे सुनकर ऐसे लगा जैसे घायल ऊंट रो रहा हो, बकरी हंस रही हो और मधुमक्खियां हारमोनियम बजा रही हों। अकबर की प्रतिक्रिया और दरबारियों का हाल। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी ने कानों में उंगलियां डाल लीं, तो कुछ ने गुस्से से रामनाथ को घूरा। लेकिन संगीतकार बेपरवाह था। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी दिव्य तंद्रा में हो। अकबर बोले, रामनाथ, ये तुमने क्या सुनाया? हुजूर, वह बोला, ये है राग विपरीत राग, हर सुर का उल्टा सुर। ये मानव मस्तिष्क को चुनौती देता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है। बीरबल ने धीरे से पूछा, और अगर मस्तिष्क सुनने से पहले ही हिल जाए तो क्या? रामनाथ बोला, बीरबल जी, आप नहीं समझेंगे। ये संगीत आम जन के लिए नहीं, बुद्धिजीवियों के लिए है। बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, मुझे लगता है इसे कोई चुनौती दो। अगर ये पास हुआ तो हम इसे दरबारी संगीतकार घोषित कर देंगे। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक परीक्षा लूं, लेकिन इस बार संगीत से नहीं, श्रोताओं से। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने तुरंत नगर के कोने कोने से 500 आम लोगों को बुलाया, किसान, माली, सिपाही, महिला, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग से। रामनाथ ने फिर से अपनी विचित्र बांसुरी बजाई। 5 मिनट के अंदर 20 लोगों की नाक से खून बहने लगा, 40 लोग जमीन पर लौटने लगे और 50 बच्चे रोने लगे। बीरबल की समझदारी। बीरबल बोले, हुजूर, संगीत वह होता है जिससे आत्मा झूम उठे, नाक से खून नहीं निकले। ये संगीत नहीं, अत्याचार है। रामनाथ फिर बोला, आपके लोग पुराने विचारों वाले हैं, उन्हें नया नहीं समझ आता। बीरबल बोले, अगर नया होने का मतलब है बेसुरा होना,
तो हर गधा भी संगीतकार कहलाएगा। अकबर हंसे, रामनाथ, तुम्हें बीरबल ने मात दी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रामनाथ ने कहा, एक आखिरी बात। अगर मेरा संगीत इतना ही बुरा है तो मेरे गांव के लोग मुझे क्यों पूछते हैं? बीरबल ने पूछा, वो लोग क्या तुम्हें सुनते हैं या तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा करते हैं? रामनाथ चुप हो गया। बीरबल बोले, चलिए मैं आपके गांव चलता हूं। अगर वहां के लोग सच में आपको सुनना पसंद करते हैं तो मैं माफी मांग लूंगा। गांव का सच। 2 दिन बाद बीरबल और रामनाथ उसके गांव पहुंचे। वहां हर घर के बाहर एक बोर्ड टंगा था, सावधान, रागपुंज पास न आए। गांव वालों ने बताया कि रामनाथ के संगीत से इतना दुहक हुआ कि सबने मिलकर पंचायत में फैसला किया कि जब भी वो बांसुरी बजाएगा सब कानों में रुई भर लेंगे और तालाब में कूद जाएंगे। बीरबल ने पूछा, फिर भी आप उसे भगाते क्यों नहीं? गांव वाले बोले, वो कहता है कि संगीत आत्मा की परीक्षा है और जो विरोध करे वो पुरानी सोच वाला है। अगर उसे भगाएं तो कहता है कि हम कला के विरोधी हैं। बीरबल मुस्कुराए और एक चिट्ठी तैयार की। प्रिय अकबर बादशाह, संगीतकार रामनाथ दरबार का नहीं, किसी जेल का अधिकारी होना चाहिए क्योंकि वह हर सुर को यातना में बदल देता है। दरबार में वापसी। बीरबल ने रामनाथ को दरबार में लाकर कहा, हुजूर, इसने सुरों के साथ जो किया है वो वैसा ही है जैसे कोई चिट्ठी को उल्टा पढ़े और बोले ये नई भाषा है। यह आदमी नहीं, भ्रम है। संगीत नहीं, शोर है। अकबर बोले, रागपुंज रामनाथ, तुम्हें कला का अपमान करने के अपराध में दरबार से निष्कासित किया जाता है। तुम्हारा राग अब सिर्फ रद्दी में बजाया जाएगा। रामनाथ गुस्से में दरबार से चला गया और जाते जाते एक आखिरी सुर बजाया जो इतनी बेसुरी थी कि महल की दीवारें तक कांप उठीं। लेकिन बीरबल ने रुकने नहीं दिया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, उस बांसुरी को राजकोष में बंद करो और उस सुर को इतिहास में एक चेतावनी के रूप में दर्ज करो कि हर नया प्रयोग क्रांति नहीं होता, कुछ सिर्फ शोर होते हैं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो भिखारी जिसने खुद को दरबार का नया वित्त मंत्री घोषित कर दिया। एक दिन बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर शाही नगाड़े कुछ ज्यादा ही देर तक बजते रहे। हर किसी को लगा कि शायद कोई विशेष घोषणा होने वाली है या कोई विदेशी दूतावास आ पहुंचा हो। लेकिन जब शाही द्वार के पास एक फटेहाल, जर्जर कपड़ों में लिपटा, एक आंख से काना, लाठी के सहारे चलता हुआ बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे चढ़ते हुए सीधा महल की ओर बढ़ा तो हर सिपाही और दरबारी दंग रह गया। उसके माथे पर चूना लगा था, बालों में धूल जमी थी और गले में कुछ पुराने सिक्के एक रस्सी में बंधे थे जो किसी माला की तरह लटक रहे थे। मगर जो चीज सबसे चौंकाने वाली थी वो थी उसकी घोषणा। भिखारी ऊंची आवाज में चिल्लाया, सम्राट अकबर का नया वित्त मंत्री दरबार में आ पहुंचा है। कृपया अपने खजानों की चाबी लेकर मेरी अगवानी करें। दरबार के मुख्य द्वार पर खड़े सैनिक हंसी नहीं रोक पाए, पर उन्होंने उसकी हरकत को शरारत समझा और पकड़कर बाहर करने ही वाले थे कि अंदर से हुक्म आया, रुको, आने दो इसे। अकबर ने खुद सिंहासन से उठकर सिपाहियों को उसे भीतर लाने को कहा। सब चकित थे। दरबार में खलबली। बूढ़ा भिखारी हांफता हुआ दीवाने खास में दाखिल हुआ। शाही कालीनों के ऊपर उसकी गंदी झोपड़ी की गंध धीरे धीरे फैलने लगी। बीरबल सहित सारे मंत्री उसकी ओर देखने लगे जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। अकबर ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और क्या सोचकर अपने आप को वित्त मंत्री कह रहे हो? भिखारी ने बिना झुके अकड़ते हुए कहा, नाम है धनकुबर, और अगर आपकी प्रजा में सबसे गरीब आदमी को ये पद नहीं दिया जाएगा
तो अमीरों की चालाकी कौन समझेगा। दरबार में हलचल बढ़ गई। बीरबल ने मुस्कराते हुए पूछा, तो आप कह रहे हैं कि किसी देश का वित्त मंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता गरीबी होनी चाहिए? बिल्कुल, धनकुबर बोला। जो भूख देख चुका है वो जानता है कैसे अनाज को सुरक्षित रखा जाए। जो फटी जेब लेकर जीता है वही समझता है पैसे का मोल। बीरबल को चुनौती मिलने लगी। वह जानता था ये आम कोई साधारण पागल नहीं था। अद्भुत तर्कों की बारिश। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें वित्त मंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? धनकुबर बोला, सभी कर को उल्टा कर दूंगा। गरीबों से कुछ नहीं, अमीरों से सब कुछ। हर महीने जनता को खर्च बोनस मिलेगा और जो पैसा खर्च न करे उसे जुर्माना लगेगा। बीरबल बोला, ये कौन सी अर्थनीति है? समझ लो, ये भिखारी सिद्धांत है। धनकुबर बोला, आपकी अर्थव्यवस्था आज इसलिए बीमार है क्योंकि पैसा सोने की तिजोरी में बंद पड़ा है। मैं उसे सड़कों पर बहाऊंगा। अकबर को मजा आने लगा। अच्छा, अकबर बोले, अगर तुम्हें एक दिन के लिए वित्त मंत्री बना दूं तो क्या साबित कर सकते हो? मैं साबित कर दूंगा कि आपकी अर्थव्यवस्था आज तक झूठ पर टिकी रही है। मैं एक दिन में आपकी सच्चाई खोल दूंगा। बीरबल की जिज्ञासा। बीरबल अब चुप नहीं रह सका। ठीक है, एक दिन के लिए नहीं, आधे दिन के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें दरबार की नकल करनी होगी, मतलब सभी खजांची, राजस्व अधिकारी और नगरसेवकों की जिम्मेदारियों का निरीक्षण। अकबर हंस पड़े और बोले, तो तय हुआ। आज दोपहर तक तुम दरबार के वित्त मंत्री हो, पर अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें कभी दरबार में घुसने नहीं मिलेगा। धनकुबर की आंख चमकी। स्वीकार है। नकली वित्त मंत्री की असली चाल। धनकुबर ने दरबार के सभी आयव्यय दस्तावेज मंगवाए। सबको हैरत हुई कि उसने पढ़ाई लिखाई में काफी समझ दिखाई। उसने हर विभाग से 3 सवाल पूछे। 1, आपने पिछले साल जितना कमाया उसमें से कितने कर्मचारियों को तनख्वाह मिली? 2, क्या कोई गुप्त खाता है जिसमें कोई खास खर्च दिखाया गया है? 3, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बिना पद के भत्ता मिल रहा है? तीनों सवालों पर कई मंत्री लड़खड़ाने लगे। धनकुबर ने एक राजस्व अधिकारी को बुलाया और कहा, आपके विभाग में 5 ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्हें तनख्वाह मिल रही है लेकिन अस्तित्व नहीं है। आप इनमें से किसी से मिले हैं क्या? वो चुप। इनमें से एक का नाम धोबीदास बाबू है। ये आपके ही मोहल्ले में नहीं रहते। राजस्व अधिकारी पसीना पसीना हो गया। झूठ की चादर फटने लगी। धनकुबर ने अगले 2 घंटे में कई चौंकाने वाले भेद खोले। 5 ऐसे गांव जो रिकॉर्ड पर थे लेकिन जमीन पर मौजूद नहीं थे। 2 मंत्री जो अपने ससुराल को राजकीय गाड़ी में सब्जी भिजवाते थे। खजाने से हर महीने उपहार व्यय के नाम पर निकलने वाली एक मोटी रकम जिसका कोई हिसाब नहीं था। बीरबल भी अब सतर्क हो गया था। उसने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहां तक मुझे लगता है ये आदमी या तो कोई पूर्व दरबारी है जो बदले में आया है या फिर बहुत ही चतुर चालाक। भिखारी नहीं, बेनकाब करने वाला नकाबपोश। अंत में जब धनकुबर ने दरबार के सबसे पुराने मंत्री तिलकचंद पर सवाल उठाया, आपका बेटा ताश खेलता है पर आपके नाम से उसे छात्रवृत्ति क्यों मिलती है? तब तिलकचंद चीख उठा, बस अब काफी हुआ, इस पागल को बाहर निकालो। पर तब तक बीरबल खड़ा हो चुका था। नहीं, इस पागल को तो अब हम सलाम करेंगे। धनकुबर ने मुस्कराकर अपनी जटाओं से एक पुराना लटकता हुआ दस्तावेज निकाला। ये रहा मेरा असली नाम, अनंतदास। मैं सालों पहले यही मंत्री था,
जिसे बेईमानी का विरोध करने पर दरबार से बाहर कर दिया गया था। तब से मैं देखता रहा और अब समय आया जवाब का। अकबर का फैसला। सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सिर झुकाकर खड़े हो गए। अकबर बहुत देर तक चुप रहे। फिर बोले, अगर कोई सच को झूठ समझे तो वो अपराध है, लेकिन अगर कोई झूठ को सच बना दे वो अद्भुत है। अनंतदास उर्फ धनकुबर को हम दरबार का विशेष सत्यविज्ञानी घोषित करते हैं। उसे अधिकार होगा कि हर 3 महीने में हर विभाग की जांच करे, एक भिखारी बनकर, एक नागरिक बनकर या फिर एक गलती खोजने वाले बनकर। सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, सच्चाई चाहे जिस रूप में आए, उसके पास हमेशा दस्तावेज होते हैं, और इरादा भी। अगली नई कहानी। बीरबल और वो खामोश पंडा जो हर जवाब इशारे से देता था। एक बार की बात है, अकबर बादशाह का दरबार अपने चिरपरिचित ठाठ बाट के साथ सजा हुआ था। दीवाने खास में हमेशा की तरह विद्वानों, मंत्रियों और गणमान्य नागरिकों की आवाजाही थी। बीरबल अपनी जगह पर बैठे दरबार की हर गतिविधि को बड़ी पैनी नजर से देख रहे थे। तभी कुछ सैनिकों ने दरबार में प्रवेश किया और उनके साथ था एक अजीब सा आदमी। सिर पर चमकदार केसरिया पगड़ी, सफेद धोती, हरी वस्त्र और हाथ में छोटी सी घंटी। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि वह व्यक्ति बिल्कुल खामोश था। अकबर ने सैनिकों से पूछा, कौन है यह? सैनिक ने झुकते हुए कहा, हुजूर, यह एक पंडा है। खुद को मौन पंडित कहता है। कहता है कि यह जो भी जवाब देगा वो केवल इशारों से देगा और उसकी हर बात सत्य सिद्ध होगी। साथ ही इसने दरबार को एक चुनौती दी है। अकबर की भौहें तन गईं। कैसी चुनौती? सैनिक बोला, इसने कहा है, अगर दरबार में कोई मुझे पराजित कर सका तो मैं सदा के लिए मौन व्रत तोड़ दूंगा और मुंह से बात करूंगा, और यदि कोई मुझे पराजित न कर सका तो दरबार को स्वीकार करना होगा कि मौन में ही असली ज्ञान है। अकबर हंसे, क्या बात है, ये तो कुछ नया ही दृश्य है। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती, पर कभी कभी मौन बहुत कुछ कह जाता है और कभी कभी वो सिर्फ भ्रम होता है। मौन पंडा की पहली परीक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि पंडा को बैठाया जाए और उसकी परीक्षा ली जाए। पहला सवाल खुद बादशाह ने किया, बता, संसार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पंडा ने अपनी आंखें बंद कीं, फिर ऊपर की ओर इशारा किया और 3 उंगलियां एक साथ उठाईं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, वह शायद कह रहा है आकाश, वायु और अग्नि। दूसरे ने कहा, नहीं, वह कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बीरबल चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरा सवाल, बीरबल की बारी। अब बीरबल ने प्रश्न किया, हे पंडित, बताओ, राजा को क्या बात विनाश की ओर ले जाती है? पंडा ने अपनी आंखें घुमाईं, फिर धीरे से अपनी कमर से एक तांबे की कटोरी निकाली और जोर से जमीन पर पटक दी। फिर उसने हाथ से अपने मुंह की ओर इशारा किया और एक चुटकी भर अनाज जमीन पर गिरा दिया। सारे दरबारी हक्के बक्के। यह क्या उत्तर हुआ? किसी ने कहा, शायद पंडा कहना चाहता है कि भूख या लोभ ही राजा का विनाश करती है। बीरबल अब तक ध्यान से देख चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यह पंडा जवाब नहीं दे रहा। यह पहेलियां बना रहा है ताकि भ्रम फैले और हम उसी में उलझे रहें। यह मौन रहकर सिर्फ रहस्य खड़ा कर रहा है। तीसरी परीक्षा, आम जनता के बीच। अकबर ने अब सोचा कि पंडा की परीक्षा दरबार से बाहर आम जनता के सामने की जाए।
इस बार उसे नगर के चौराहे पर ले जाया गया। वहां लोगों को अनुमति दी गई कि वे उससे सवाल पूछें। एक किसान ने पूछा, हे पंडित, हमें फसल अच्छी कैसे मिले? पंडा ने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन की ओर इशारा किया, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर फैलाए। लोगों ने समझा शायद पंडा कह रहा है कि बारिश और जमीन की उर्वरता और मेहनत से ही फसल अच्छी होती है। पर तभी एक व्यापारी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ हाथ घुमाना है। जवाब नहीं है इसके पास। बीरबल की अंतिम चाल। अब बीरबल ने सोचा कि इस पंडा को उसके ही इशारों से पराजित किया जाए। उन्होंने एक टोकरी मंगवाई। टोकरी में कुछ सामान रखवाया, एक साबुत नारियल, एक मोमबत्ती, एक लाल मिर्च और एक कांच का दर्पण। फिर टोकरी पंडा के सामने रखी गई। बीरबल बोले, हे पंडित, बिना बोले इशारों से बताओ इनमें से सबसे खतरनाक वस्तु कौन सी है? पंडा कुछ देर तक टोकरी को देखता रहा। फिर उसने नारियल को उठाया। दरबारियों ने देखा बीरबल मुस्कुरा रहे हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ इसने नारियल को क्यों उठाया? बीरबल बोले, इसका कोई तर्क नहीं है हुजूर, क्योंकि अगली बार अगर मैं पंडा से पूछूं कि सबसे मीठी वस्तु कौन सी है तो वह शायद वही नारियल फिर से उठा ले। यह सिर्फ अनुमान है, ज्ञान नहीं। पंडा की हार। अकबर को अब बात समझ आ गई थी। उन्होंने कहा, हे पंडित, अब यह स्पष्ट है कि तुम मौन की आड़ में लोगों को भ्रमित कर रहे थे। ज्ञान का काम केवल रहस्य बनाना नहीं, समाधान भी देना है। बीरबल ने तुम्हारी असलियत दिखा दी है। पंडा झुक गया। उसने धीरे से अपनी आवाज में कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पराजित हुआ, पर यह प्रयोग इसलिए किया था ताकि लोग देख सकें कि शब्दों से ज्यादा लोग भ्रम से कैसे प्रभावित होते हैं। अकबर बोले, संदेश अच्छा था पर मार्ग गलत। अब बोलो, क्या दंड स्वीकार करोगे? पंडा बोला, हुजूर, मुझे कोई दंड नहीं चाहिए, पर मैं वचन देता हूं अब मैं अपनी विद्या को सही रूप में प्रयोग करूंगा, मौन नहीं, संवाद से। दरबार में ठहाका। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मौन अच्छा है, लेकिन केवल तब जब आप सचमुच कुछ जानने योग्य कहने की स्थिति में नहीं हो। सारे दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि फिर एक बार विजयी हुई मित्र। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने शबाब पर था। हर दिन कोई न कोई नई बहस, अजीब शिकायत या हंसी ठाकों से भरी कोई चतुराई से भरी घटना होती ही थी। और जब तक बीरबल दरबार में मौजूद रहते, दरबार का हर दिन एक किस्सा बन जाता। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। दरबार में अचानक एक नया मंत्री पेश हुआ। नाम था मंत्री चंद्रशेखर। दक्षिण के किसी रजवाड़े से आए थे, एक तेज तर्रार और घमंडी किस्म के विद्वान। सिर पर जरा टेढ़ी पगड़ी, चाल में घमंड और आवाज में अहंकार। जैसे ही उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, उन्होंने एक गहरी झुकाव के साथ अकबर को सलाम किया और फिर बोले, जहां पनाह, आपने तो बीरबल को सबसे चतुर बताया है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे सवाल हल किए हैं जो विद्वान भी छोड़ देते हैं। क्या बीरबल मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तो हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। बताइए, आपकी चुनौती क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, सवाल पूछिए, लेकिन ये याद रहे, जवाब अगर आपको शर्मिंदा कर दे तो बुरा मत मानिएगा। मंत्री चंद्रशेखर ने हाथ उठाया और गर्व से बोले, तो सुनिए मेरी पहली चुनौती, अगर बीरबल इतने चतुर हैं तो मुझे बताएं कि सच क्या होता है। दरबार एकदम शांत हो गया।
कुछ दरबारी बोले, ये तो बड़ा दार्शनिक सवाल है। कुछ बोले, इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। लेकिन बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, जवाब मिलेगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जवाब कल मिलेगा, पर वो आपको खुद के अनुभव से समझ आएगा। अकबर ने इजाजत दे दी। अगले दिन की चालाकी। अगली सुबह मंत्री चंद्रशेखर को किसी ने बताया कि बादशाह ने उन्हें निजी बाग में आमंत्रित किया है। वो तैयार होकर पहुंचे। बाग में बहुत बड़ा पत्थर रखा था। बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। बीरबल बोले, मंत्री जी, इस पत्थर को उठाकर इस चौक तक लाइए। मंत्री ने ताज्जुब से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि आपने पूछा था। सच क्या है? मैं बताऊंगा, लेकिन इस पत्थर को पहले वहां तक ले जाइए। मंत्री ने जैसे तैसे पत्थर उठाया। पसीना पसीना होकर जब वो चौक तक पहुंचे तो बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, अब बताइए, क्या ये पत्थर भारी था? मंत्री थका हुआ बोला, बहुत भारी था। बीरबल झुककर पत्थर के नीचे से एक लकड़ी निकाली और कहा, ये रही उस पत्थर को उठाने की छड़ी। अब उठाकर देखिए। पत्थर हल्का हो गया। मंत्री हैरान। बीरबल बोले, मंत्री जी, यही सच है। जब आप अपने अनुभव से कुछ महसूस करते हैं, वो सच होता है। और जब सही साधन मिलते हैं तो वही सच आसान लगने लगता है। सच एक अनुभव है, बहस नहीं। दरबारियों ने तालियां बजा दी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, क्या आपको जवाब मिला? मंत्री चुप। लेकिन अहंकार अभी गया नहीं था। ठीक है बीरबल, मंत्री बोले, ये तो समझदारी थी। लेकिन अगला सवाल इससे भी मुश्किल है। दूसरी चुनौती, किसका काम ज्यादा जरूरी है? मंत्री ने पूछा। बीरबल, दरबार में इतने सारे लोग हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ आदेश देते हैं, कुछ खाना पकाते हैं, कुछ जमीन नापते हैं। बताइए, किसका काम सबसे ज्यादा जरूरी है? बीरबल ने कहा, इसका जवाब मैं आज नहीं, परसों दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि उस दिन आप पूरे दरबार में सबसे आखिरी में भोजन करें। मंत्री बोले, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योजना की चाल। 2 दिन बाद बीरबल ने दरबार की रसोई में सभी से कहा, मंत्री जी को आखिरी में खाना देना है, लेकिन जो बर्तन उन्हें दिया जाए उसमें केवल नमक और उबली रोटी हो। शाम को मंत्री जब खाने बैठे तो सामने सिर्फ एक थाली थी, रोटी और नमक। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है? बाकी सभी को शाही दावत मिली और मुझे ये। बीरबल आगे आए और बोले, आपने पूछा था किसका काम ज्यादा जरूरी है। आज अगर रसोइया न होता तो आप भूखे रहते। अगर सेवक न होता तो थाली नहीं आती। हर छोटा बड़ा काम जरूरी है। पद से नहीं, जरूरत से अहमियत बनती है। मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं आती, समझ से आती है। तीसरी और अंतिम चाल, अगर मैं तुमसे ज्यादा चतुर हूं तो मैं बीरबल बन सकता हूं, है ना? अब मंत्री ने आखिरी बार कहा, अगर मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं तो क्यों न मैं बीरबल बन जाऊं? अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, क्या मंत्री को तुम्हारी जगह दी जाए? बीरबल बोले, जरूर दीजिए। लेकिन मंत्री जी को एक दिन दरबार में बीरबल बनकर बैठना होगा, बिना किसी को बताए कि वो मंत्री हैं। जो भी दरबारी उनसे बात करेगा उसे लगना चाहिए कि वो बीरबल हैं। अकबर ने शर्त मान ली।
मंत्री की बेइज्जती। अगले दिन मंत्री बीरबल की वेशभूषा में दरबार में बैठे। पहला सवाल आया, हुजूर, मेरी भैंस पड़ोसी के खेत में घुस गई है, लेकिन वो कहता है वो भैंस उसकी है। क्या करूं? मंत्री बोले, भैंस खींच लाओ, बात खत्म। दरबार में हंसी फूट पड़ी। असली बीरबल ने कहा, अब बताइए मंत्री जी, बीरबल बनना आसान था। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ताज पहनने से कोई राजा नहीं बनता और पगड़ी पहनने से बीरबल नहीं। अंत सबक और विनम्रता। मंत्री चंद्रशेखर खड़े हुए, सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आज मुझे समझ आया कि बुद्धि केवल सवालों के जवाब देने में नहीं, इंसानों की बात समझने में है। बीरबल सच में आपके ताज के सबसे चमकते नगीने हैं। अकबर बोले, अब मंत्री जी समझदार बन ही गए हैं तो मैं उन्हें बीरबल की मदद करने की इजाजत देता हूं, लेकिन तभी जब बीरबल को खुद जरूरत लगे। सब दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कराकर मंत्री को गले लगा लिया। सीख है, जो खुद को सबसे समझदार समझता है उसे पहले बीरबल से मिलना चाहिए। अगली नई कहानी, बीरबल और वो आदमी जो बिना बोले दरबार को हंसाने की चुनौती लेकर आया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज दरबार में गर्मियों की एक सुस्त दोपहर थी। लाल किले के दीवाने खास में पंखे झलते जा रहे थे और दरबारियों की आंखें बार बार झपक रही थीं। कोई खास मसला न होने के कारण दरबार भी कुछ फीका सा लग रहा था। अकबर खुद अपने आसन पर ऊबते हुए बैठे थे। तभी दरबान ने आकर सूचना दी, हुजूर, एक अजनबी दरबार में उपस्थित होना चाहता है। कहता है कि वो बिना कुछ बोले पूरे दरबार को हंसाने आया है। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची की और बोले, क्या कहा? बिना बोले और हंसाएगा? उसे अंदर लाओ। कुछ ही क्षणों में एक अधेड़ उम्र का आदमी दरबार में दाखिल हुआ। रंग सांवला, चेहरा शांत, सिर पर नीली पगड़ी, आंखों में चमक, पर मुंह से एक शब्द नहीं। उसने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराया। अकबर ने दोबारा कहा, तुम कुछ बोलोगे नहीं? उसने सिर हिलाकर नहीं का इशारा किया। बीरबल, जो एक कोने में बैठे अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे, उन्होंने दिलचस्पी से उस आदमी को देखा और धीमे से मुस्कराए। चुनौती की गंध उन्हें साफ आने लगी थी। अकबर ने कहा, ठीक है, दरबार की इजाजत है। यदि तुम बिना बोले हमें हंसा सको तो इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुए तो एक दिन के लिए रसोई में झाड़ू लगानी पड़ेगी। दरबारी हंसे। कुछ ने ठहाका लगाया, बिना बोले हंसाना, ये कोई जोकर समझता है क्या? लेकिन वो अजनबी शांत था। उसने अपने कमरबंद से 3 अजीब चीजें निकाली, एक टूटी हुई चप्पल, एक नकली नाक और एक छोटा शीशा। अब शुरू हुआ मूक तमाशा। मूक तमाशा, हंसी की चतुर परतें। सबसे पहले उस आदमी ने अपनी एक आंख बंद की, नकली नाक लगाई और टूटी चप्पल को मुंह से चूमने की एक्टिंग करने लगा। दरबार में कुछ हंसी की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। फिर उसने चप्पल को शीशे में घुमाकर देखने का अभिनय किया और अचानक शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से रोने जैसा चेहरा बना लिया, लेकिन आवाज नहीं, बस आंखें नचाकर, होंठ सिकोड़कर ऐसा रूप बनाया जैसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा उसे चप्पल से मिला हो। बीरबल की हंसी छूट गई। वो समझ चुके थे, ये आदमी व्यंग्य की भाषा बोल रहा था, बिना बोले। फिर उस अजनबी ने दरबार की ओर देखा और नकली नाक को उंगलियों से पकड़कर हर बार किसी खास दरबारी की ओर इशारा करते हुए हंसी का संकेत देने लगा।
जैसे किसी की नकली शान दिखा रहा हो। अब तो दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन सबसे मजेदार मोड़ अभी बाकी था। उसने एक बार फिर चप्पल उठाई और खुद को ही मारने लगा, बिना गुस्से के, बिना आवाज के। चेहरा ऐसा जैसे कोई अपराध स्वीकार रहा हो। और फिर उसने उसी चप्पल को सिर पर ताज की तरह रख लिया। पूरा दरबार हंसी में लोटपोट हो गया। अकबर भी ठहाका मारकर हंसे और बोले, वाह, तुम तो बिना बोले शब्दों से ज्यादा कह गए। लेकिन अब बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अब असली मजा तब आएगा जब हम समझेंगे कि ये हंसी सिर्फ तमाशा नहीं, एक बहुत गहरी बात कह रही थी। बीरबल की चीरफाड़, बिना बोले दिए गए कटाक्ष। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस आदमी की चप्पल असल में जनता है, टूटी हुई, फिर भी सबसे काम की। नकली नाक दरबारियों का दिखावा है, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भीतर कुछ नहीं। और शीशा, वो समाज का आईना है जिसमें देखकर रोया जा सकता है, हंसा नहीं जा सकता। सारे दरबारी जो अभी हंस रहे थे, अब सोच में पड़ गए। बीरबल आगे बोले, और जब इसने खुद को चप्पल से मारा, वो असल में हम सभी पर कटाक्ष था। हम खुद को इतना विद्वान समझते हैं, पर असलियत में खुद से ही लड़ रहे होते हैं। अकबर मुस्कराए, तो तुम कह रहे हो कि ये आदमी एक दार्शनिक है, विदूषक नहीं? बीरबल बोले, यही तो कमाल है जहांपनाह, आज इसने साबित किया कि जब दुनिया शब्दों से ऊब जाती है तो इशारों में भी तलवार छुपी होती है। रहस्य खुला, वो आदमी कौन था? अकबर ने अब उस आदमी से पूछा, हमें बताओ, तुम कौन हो? उसने जेब से एक कागज निकाला। उसमें लिखा था, मेरा नाम है वाचाहीन। मैं एक कलाकार था। एक दिन मेरी आवाज चली गई, लेकिन मेरी बात नहीं। मैंने सोचा, अगर जिंदगी ने मुझसे बोलने की ताकत छीन ली तो क्या मैं अपनी बात कहना छोड़ दूं? नहीं। मैंने खुद को इशारों में ढाला, हंसी में बदला और दुनिया को सुनने से ज्यादा देखने की कला सिखाई। दरबार शांत था, अब तक की हंसी गहराई में बदल चुकी थी। अकबर ने उठकर तालियां बजाईं और बोले, वाचाहीन, तुम्हारी कला हमारे दरबार में अमर हो गई है। आज तुमने दिखा दिया कि बोलने वाला ही सबसे बड़ा नहीं होता, समझाने वाला बड़ा होता है। और फिर उन्होंने ऐलान किया, इस कलाकार को हमारे राजकीय कलाकारों में विशेष स्थान दिया जाए। बीरबल की सिफारिश पर हर महीने एक मूक दिवस मनाया जाएगा, जहां सिर्फ हाव भाव से बात की जाएगी, ताकि सब जाने मौन भी भाषा है। आखिरी दृश्य, चुप्पी का जादू। उस दिन के बाद जब जब कोई दरबारी घमंड में फूला होता, बीरबल चुपचाप एक चप्पल दिखा देते और सब समझ जाते। हंसने और समझने का फर्क अब हमें पता है। वाचाहीन का नाम पूरे शहर में फैल गया। बच्चे उसकी नकल करने लगे और बूढ़े उसे देखकर मुस्कराने लगे। और बीरबल, वो अकबर से बोले, जहांपनाह, कुछ बातें इतनी सटीक होती हैं कि अगर हम उन्हें कह दें तो उनका असर कम हो जाता है। आज की हंसी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, यही असली कला है। सीख, शब्द जरूरी नहीं होते अगर आपके हाव भाव में सच्चाई हो। और हंसी, वो सबसे गहरी बात कह सकती है जब वो मौन में बहे। अगली नई कहानी, बीरबल और वो कैदी जिसने जेल से भागने के लिए खुद को ही गुम कर दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का राजकाज अपने चरम पर था और दिल्ली के किले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक सुबह सुरक्षाधिकारियों ने आकर दरबार में खलबली मचा दी। सुरक्षा प्रमुख हांफते हुए दरबार में आया और सीधे अकबर के सामने झुकते हुए बोला, हुजूर, एक अजीब घटना घट गई है।
किला कारागार से एक कैदी अचानक गायब हो गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा। कैदी भाग गया। और चौकसी के बावजूद? नहीं हुजूर, सुरक्षाधिकारी बोला। दरअसल कैदी तो है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि वो वही है या नहीं। वो कहता है कि वो नहीं है। और सबसे अजीब बात, उसकी शक्ल हूबहू उसी गायब हुए कैदी जैसी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी आंखें संकरी की। क्या मतलब? वो व्यक्ति जेल में है, लेकिन कह रहा है कि वो वही नहीं है। जी, सुरक्षा प्रमुख बोला, और उसके पास ऐसा कोई चिन्ह, नाम या जानकारी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह वही है जो पहले बंद था। हमारे पास जो रजिस्टर है उसमें उसका नाम, हुलिया और जुर्म सब लिखा है, लेकिन वह हर सवाल पर बस एक ही बात कहता है, मैं गलत इंसान हूं। अकबर ने सिर हिलाया और बोला, बीरबल, ये तुम्हारे समझदारी का मामला है। जाकर देखो क्या माजरा है। जेल में पहली मुलाकात। अगली सुबह बीरबल दिल्ली किले की जेल पहुंचे। वहां उन्हें एक हष्टपुष्ट, शांत चेहरा वाला आदमी मिला जो चुपचाप जमीन पर बैठा था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों बंद किया गया? मुझे नहीं पता। जब आंख खुली तो मैं यहीं था। बीरबल मुस्कराए। तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है? बिल्कुल नहीं। न नाम, न गांव, न जुर्म। मैं तो यहां गलती से आ गया हूं। बीरबल ने जेलर को बुलाया और रजिस्टर मांगा। उसमें साफ लिखा था, नाम रामनाथ, गांव हसनपुर, जुर्म गांव के मंदिर से चांदी की मूर्ति चोरी करना। पकड़े जाने का समय 2 हफ्ते पहले। सबूत, चोरी के वक्त पकड़ा गया, चांदी की मूर्ति उसी की थैली से बरामद हुई। बीरबल ने सिर खुजलाया। तो 2 हफ्ते पहले ये व्यक्ति पकड़ा गया था, और अब अचानक इसे याद नहीं कि ये कौन है। जेलर बोला, जी, पहले दिन वो पूरी तरह सामान्य था, लेकिन चौथे दिन से धीरे धीरे वो चुप रहने लगा। फिर अचानक एक सुबह बोला, मैं रामनाथ नहीं हूं। बीरबल समझ गए ये कोई चाल है। बीरबल की पहली परीक्षा, पहचान की उलझन। बीरबल ने दरबार में लौटकर पूरा मामला सुनाया। अकबर बोले, क्या ये हो सकता है कि ये कोई और व्यक्ति हो? असली कैदी भाग गया हो और ये कोई दूसरा हो? बीरबल बोले, संभव तो है, लेकिन जब तक हम प्रमाण न पाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसने खुद को गुम कर दिया है, अपने नाम, पहचान और इतिहास से। लेकिन ये भूल गया कि बीरबल जैसे लोग गुम नहीं होते। अकबर मुस्कुराए। तो क्या योजना है? एक जाल बिछाना होगा जहां इसकी याददाश्त की असलियत सामने आए। बीरबल की योजना, खोई याद के इर्द गिर्द। बीरबल ने अगले दिन उसी कैदी से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कैदी के सामने एक नया व्यक्ति लाकर खड़ा कर दिया और कहा, यह है तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन। इसे देखते ही तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी। कैदी ने उसे देखा और बोला, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो, ये तुम्हारा भाई नहीं है। लेकिन तुमने साफ साफ इसे नकारा, तो तुम्हें झूठ की पहचान है। इसका मतलब तुम सब जानते हो, सिर्फ मान नहीं रहे हो। कैदी चुप। अब बीरबल ने अगला वार किया। उन्होंने कहा, अच्छा, हम मान लेते हैं कि तुम रामनाथ नहीं हो, तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन शर्त यह है, जैसे ही कोई दूसरा अपराधी सामने आएगा, तुम्हें उसके जुर्म की सजा काटनी होगी। तैयार हो? कैदी चौंका।
क्यों? मैं क्यों किसी और की सजा भुगतूं? बीरबल बोले, तुम्हें तो याद ही नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए अब से तुम सरकारी नामहीन हो और तुम्हारा उपयोग किसी भी अपराध के लिए किया जा सकता है। देश में जितने अपराध होंगे हम एक एक दिन तुम्हारे हिस्से डालेंगे। कैदी की आंखें फैल गईं। माथे पर पसीना आ गया। नहीं, ये तो अन्याय है। बीरबल मुस्कराए। तो अन्याय समझ आता है, लेकिन अपना नाम याद नहीं। अब बताओ तुम कौन हो? कैदी ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह बुदबुदाया, रामनाथ। मेरा नाम रामनाथ है। मैं ही हूं जिसने मंदिर से मूर्ति चुराई थी। पूरा सच सामने आ गया। दरबार में पर्दा उठा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सारी बात रखी। अकबर बोले, तो उसने जानबूझकर अपनी पहचान खोने का नाटक किया। बीरबल बोले, जी ये नया तरीका था, गायब होना बिना भागे। शरीर यहीं, लेकिन नाम, पहचान, इतिहास सब मिटा दिए। सोचिए, अगर ऐसा चलन बन जाए तो हर अपराधी खुद को गायब करके जेल में कानून को चकमा देगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि चतुराई केवल चाल में नहीं, उसके जवाब में होती है। उस कैदी को सजा दी जाए, और इस नाटक के लिए दोगुनी। एक नई सजा, दिमागी सिखावन। बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, मेरी राय में कैदी को 2 हफ्ते नामहीन बैरक में रखा जाए। वहां उसे हर दिन एक नई पहचान दी जाए, कभी बूटपालक, कभी रसोइया, कभी कवि। जब तक वो खुद से कहे, मुझे मेरा असली नाम चाहिए, तब तक उसका नाम नहीं लिखा जाए। अकबर ने जोर की हंसी हंसी और कहा, तुम तो इंसान का दिमाग खोल देते हो बीरबल। सजा मंजूर है। अंत का संवाद। कुछ दिन बाद बीरबल ने कैदी से पूछा, अब बताओ, खुद को गुम करके क्या पाया? कैदी बोला, सिर्फ एक चीज की पहचान गुमाना आसान है, लेकिन ज़मीर से भागना नहीं। बीरबल मुस्कराए। बस यही समझना था। कभी कभी सबसे बड़ी भागदौड़ वो होती है जहां इंसान खुद से भागता है, लेकिन बीरबल जैसा कोई वहां आईना ले आता है। अगली नई कहानी। बीरबल और उस पंडित की चुनौती जिसने दरबार में झूठ को सच साबित कर दिया। एक बार की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार जैसे ही शुरू हुआ, बाहर पहरेदारों में खलबली मच गई। दरवाजे पर एक शानदार जटाजूटधारी पंडित केसरिया वस्त्रों में ऊंचे स्वर में घोष करता हुआ आया, मुझे सम्राट से मिलना है। मेरे पास ऐसा ज्ञान है जो झूठ को भी सच बना सकता है। पहरेदारों ने बात को मजाक समझा, लेकिन उसकी भाषा और आत्मविश्वास देखकर उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे देखा और बोले, पंडित जी, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से दरबार आए हैं? पंडित ने अपनी जटाओं को पीछे किया, मुस्कराया और बोला, महाराज, मैं दक्षिण भारत के तथ्य तिरोहित मठ का महापंडित अंबिकानंद हूँ। मैंने वेदों, पुराणों और तर्कशास्त्रों में ऐसी सिद्धि पाई है कि मैं किसी भी झूठ को शास्त्रसम्मत तरीके से सच साबित कर सकता हूँ। दरबार में हंसी की हल्की फुहारें चलीं, लेकिन अकबर को रुचि हुई। अच्छा, तो क्या तुम किसी भी झूठ को सच साबित कर सकते हो? बिल्कुल महाराज। बीरबल उस दिन चुपचाप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अकबर ने कहा, तो ठीक है पंडित जी, हम आपको 1 सप्ताह का समय देते हैं। आप एक ऐसा झूठ तैयार कीजिए जिसे आप हमारे दरबार में हमारे विद्वानों और मंत्रियों के सामने सच साबित कर सकें। अगर आप सफल हुए तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, और असफल हुए तो आपको सार्वजनिक रूप से झूठा घोषित किया जाएगा।
पंडित ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और चला गया। सप्ताह भर बाद दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि यह पंडित आखिर क्या करने वाला है। बीरबल आज भी चुप था, मानो कोई रहस्य जानता हो। पंडित ने मंच पर खड़े होकर अपनी कथावाचन की मुद्रा में कहा, हे सम्राट, हे विद्वान जन, आज मैं एक सच्चा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक आदमी ने अपनी मृत्यु के बाद अपने घर लौटकर अपनी विधवा पत्नी से यह पूछा कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं, और उसकी पत्नी ने चप्पलें लाकर दे दी। तब उस मृत व्यक्ति ने चप्पलें पहनकर यमराज के पास वापस जाकर कह दिया कि मुझे अभी मरना नहीं है, मेरी चप्पलें भी यहीं थीं, और यमराज ने उसे छोड़ दिया। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने कहा, पंडित जी, ये तो सरासर कल्पना है। कोई मृत व्यक्ति मरने के बाद घर वापस कैसे आ सकता है? पंडित ने तर्क प्रस्तुत करना शुरू किया। महाराज, वेदों में लिखा है, मनसा कल्पिता वस्तु सत्यमेव जायते, अर्थात जो हम सोचते हैं वही सत्य बनता है। जब कोई मनुष्य दृढ़ विश्वास से कल्पना करता है तो वह ब्रह्मांड की चेतना को प्रभावित करता है। मृत्यु स्थिर नहीं है, चेतना में प्रवाह है। उसने मंत्रों के उदाहरण दिए, उपनिषदों के संदर्भ दिए और इतनी जटिल बातें कहीं कि दरबार के आधे लोग मंत्रमुग्ध हो गए।